क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में हिंदी में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड का प्रश्न नंबर 1 का है, वैदिके हिंसा हिंसा ना भवति के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, राम नरेश मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो वैदिके हिंसा हिंसा ना भवत के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और वैदिके हिंसा हिंसा ना भवत ये नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का खा है, तिब्बत यात्रा किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्त, आत्मकथा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों यात्रा वृत्त है। किसका? राहुल सांकृत्यायन का। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है नदी के द्वीप, मैलांचल, त्यागपत्र या फिर पुनर्नवा। तो पुनर्नवा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नदी के द्वीप सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय की रचना है। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की रचना है। और मैलांचल फड़ी स्वरनाथ रेणु की रचना है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का घा है, लवंग लता के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, किशोरी लाल गोस्वामी, अमृत लाल नागर, भगवती चरण वर्मा। तो किशोरी लाल गोस्वामी। लवंग लता के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? किशोरी लाल गोस्वामी। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का अंगा है, राहुल सांकृत्यायन की रचना है अथातो घुमक्कर जिज्ञासा, काठ का सपना, संयोगिता स्वयंवर, मुक्ति पथ। तो अथातो घुमक्कर जिज्ञासा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। काठ का सपना मुक्ति बोध की रचना है। और मुक्ति पथ नाटक है इलाचंद जोशी का। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास का नाटक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई, नरपति नाल, भट्ट केदार, विद्यापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भट्ट केदार। इसके बाद अगला है, भक्ति काल का महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, साकेत, कामायनी। तो क्या है? भक्ति काल का महाकाव्य है, क्या है? पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज नहीं, है पद्मावत। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है आदिकाल का। ठीक है, आदिकाल का है। और किसका है? चंद्रवरदाई का। साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है और द्विवेदी युग का है। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है और छायावादी युग का है। फिर है, एकांतवासी योगी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त। तो कौन है? श्रीधर पाठक। एकांतवासी योगी के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। तो ग्राम्या, ग्रंथि, राजश्री, गुंजन। राजश्री, ये सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। ग्राम्या, ग्रंथि और गुंजन है। राजश्री जयशंकर प्रसाद का नाटक है। वेदना की प्रतिमूर्ति की कवयित्री हैं तो ये महादेवी वर्मा है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। भूमि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। देखिए यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप लिखा हुआ है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे
उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा उसके लेखक का नाम। पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा है किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, तो भूमि भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। इसके बाद अगला प्रश्न है भूमि का निर्माण किसने किया है और वह कब से है, तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, हमारा आवश्यक कर्तव्य भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति जागरूक रहना है। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, तो व्याख्या किसकी करना है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है, इसकी करना है व्याख्या। तो इस अंश का अर्थ है कि धरती ही सभी राष्ट्रीय विचारों की जननी है। राष्ट्रीयता का अस्तित्व तब तक मजबूत नहीं होता जब तक वह भूमि से जुड़ी न हो। अगर राष्ट्रीयता भूमि से नहीं जुड़ी होती तो वह बिना जड़ के होती है, यानी उसका कोई आधार नहीं होता। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा, पुरुषार्थ वह नहीं कहलाएगा। अगर भाग्य के परमार्थ से उसे हम नहीं जोड़ सकेंगे, उस व्यर्थ के जो चक्र में है वह भाग्योदय की प्रतीक्षा में रहे चले जा सकते हैं, क्योंकि जिसके उदय की वह राह देखते हैं वह तो उदित है ही, केवल उनकी पीठ उस तरफ है, इसलिए उन्हें मालूम नहीं है कि जिसको वह सामने देख रहे हैं वह भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित है और कमनीय जान पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, पुरुषार्थ। तो समझ जाइए आप, भाग्य और पुरुषार्थ। ठीक है, पाठ से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो भाग्य और पुरुषार्थ है और लेखक जैनेन्द्र कुमार है। पुरुषार्थ क्या नहीं कहलाएगा, तो यदि हम भाग्य को परमार्थ से नहीं जोड़ सकेंगे तो वह पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। इसके बाद है भाग्योदय की प्रतीक्षा में कौन चलते रहते हैं, तो जो स्वार्थ के चक्कर में डूब गए हैं वह भाग्योदय की प्रतीक्षा में चलते रहते हैं। फिर अगला है पुरुषार्थ और परामर्श शब्द का अर्थ लिखिए। तो पुरुषार्थ का प्रसरमी और क्रियाशील, परामर्श का मतलब होता है सलाह। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे करना है। जिसे आप सामने देख रहे हैं वह भी इसी पुरुषार्थ का आश्रय लेकर सुशोभित एवं कमनीय लग रहे हैं। इसके बाद देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 अंक का और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृपा निधान सुजान शंभु हिये की गत जानी। दयालु और बुद्धिमान शिव ने गंगा के हृदय की बात को समझ लिया। दियो शीश पर ठाम बाम करके मनमानी, उन्होंने अपने सिर पर एक स्थान दिया जिसमें गंगा अपनी इच्छा से अपने शरीर को तिरछा करके समा गई। सकुचित एचित अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जोट हिमकोट सघन बन सिमिर समानी। तो गंगा संकोच आकुंचन और खुशी के साथ शिव की जटाओं में समा गई। वह शिव की जटाओं में ऐसे समा गई जैसे कोई बर्फ से ढका पर्वत सघन वन में प्रवेश करता हो। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है उपयुक्त पद्यांश के पाठ व शीर्षक, कवि का नाम। तो गंगा अवतरण पाठ का नाम है, कवि का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। रेखांकित अंश की व्याख्या तो मैंने पूरी आपको बता ही दिया है। फिर है तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा और शिव जी का किस रूप में वर्णन किया गया है। तो इन पंक्तियों में गंगा को शिव जी की संगिनी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गंगा की लहरें शिव जी के सिर पर चढ़ती हैं जो उनके आदर और प्रेम को दर्शाती हैं। शिव जी के जटाजूट में गंगा की गहराई और सुंदरता का उल्लेख किया गया है। इसके बाद है प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है क्योंकि शिव जी और गंगा के प्रेम और एकता की भावना को व्यक्त किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश में शिव जी ने गंगा को अपने शरीर पर किस रूप में स्थान दिया। तो शिव जी ने गंगा को अपने सिर पर ठाम स्थान दिया है। यह दर्शाता है कि गंगा उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और वह उसे अपनी आराधना और सम्मान के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तरण तंजा टटु तमाल तरुअर बहुछाए। कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यमुना नदी के किनारे सुंदर तमाल के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो
जल को स्पर्श करने के लिए यमुना नदी के किनारे झुके हों, अथवा अथवा मुकुर में लखत उजक सब निज निज शोभा, अथवा जल रूपी दर्पण में उचक उचक करके सब अपनी शोभा को देख कर रहे हों, अथवा जल को परम पवित्र मान करके फल के लालच में दंडवत प्रणाम कर रहे हों। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो आतप वारन तीर के सिमिट सबे छाए रहत, सभी अपनी गर्मी को दूर करने के लिए सभी एकत्र हो गए हैं। यमुना नदी के किनारे सभी एकत्र हो गए हैं, अथवा भगवान की सेवा करने के लिए झुके हों। कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यमुना के इस सौंदर्य को देख करके मेरे नेत्र, मेरा मन सुख से परिपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये यमुना छवि से लिया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कवि का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने आपको पूरी ही बता दिया है। फिर अगला प्रश्न है, इस पद में किसका मनोहारी चित्रण किया गया है? तो इस पद में यमुना तट का मनोहारी चित्रण किया गया है, जहाँ तमाल के वृक्ष और यमुना का जल प्राकृतिक सुंदरता को प्रकट करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, यमुना तट पर तमाल के झुके हुए वृक्ष किस प्रकार के प्रतीत हो रहे हैं? तो यमुना तट पर झुके हुए तमाल के वृक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे जल को छूकर अपनी छाया फैला रहे हों और जल में अपनी शोभा देख रहे हों। यह दृश्य अत्यंत सुहावना लग रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा कौन देख रहा है? तो जल रूपी दर्पण में तमाल के वृक्ष अपनी छाया और शोभा को देख रहे हैं, मानो वे अपनी सुंदरता का आनंद ले रहे हों। फिर 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इनका वीडियो आपको कल या परसों में मिल जाएगा। इसके बाद में है, कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 6 नंबर है, कर्मनाशा की हार, लाठी कहानी तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए, अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये 80 शब्द में और 5 अंक का है। एक खंड काव्य है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है खंड खा। प्रश्न नंबर 8 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक यहाँ से मिलेंगे आपको। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 अंक संदर्भ के और 5 अंक अनुवाद के। ठीक है, तो ये जातक कथा से लिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। हंस राजा आत्मना चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य विण्डवात इति दुहितरम आदेश। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर के अपने मन के अनुकूल पति को चुन ले। सा शकुन संज्ञे अवलोकयन्ती मण वर्ण ग्रीवम चित्र प्रेक्षणम मयूरा दृष्ट्वा अयम में स्वामी को बहुत इत्तिभासत। वह पक्षी समुदाय को देखते हुए, हंस कुमारी ने पक्षी समुदाय पर नजर डालते हुए नीलमणि के रंग की गर्दन और रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर कहा कि यही मेरा स्वामी हो। मयूरा अद्याप तान में बलम न पश्यस इति अतिगर्वेण लज्जा चा त्यक्त्वा तन्माहत शकुनि संगस मध्यो पच्छो प्रसारि नीति तुमार बद्धवान नित्यन चा प्रतिछन्नो अभूत। मोर यह कहते हुए कि आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो, यह कहते हुआ बड़े गर्व से निर्लज्जतापूर्वक पक्षी समुदाय के बीच पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया और नाचते हुए नग्न हो गया। ठीक है, स्वर्ण राजहंस लज्जता अस्येव ही अस्ति न बहनम समुस्थाने लज्जा। इसे ना तो अंदर का संकोच है और ना तो बाहर की लज्जा। इस निर्लज्ज को नास में गतत्व पाए सोहिदुतरम दास्याम इत्य कथयत। मैं इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महामनस्विना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और मेवाड़ सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिए। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिए, अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया।
ठीक है, यहाँ तक है। आगे देखें, विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में सुशोभित है। तो इसको आप तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर खा नंबर है, निम्नलिखित श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में बात कीजिए। तो बिरल बिरला स्थूला तारा कला व्यू सज्जना, ये पहला चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो कोई कोई बड़े मोटे तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। मन यु मुने सर्वत्रयो प्रसन्न भूनमा, और मुनि का मन आकाश की भांति सर्वत्र प्रसन्न हो गया है। अप्सरच्चा धावंत चित्त सताम्यो दुर्जना, जिस प्रकार सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं उसी प्रकार अंधकार दूर हो रहा है। वर्जत चा निशा क्षिप्र लक्ष्मी अनुद्दामी नामियो, और अउद्यमी यानी उद्योगहीनों की लक्ष्मी रात्रि के समान तेजी से भागी जा रही है। फिर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुभाषित रत्नान से। ठीक है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम, पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और सामने मीठे बोलने वाले ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे जैसे विष से भरा घड़ा जिसके ऊपरी भाग में दूध हो। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। 4 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे, 2 प्रश्न करना है। इसके बाद 10 का खा और गा रस अलंकार छंद, तो इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। फिर है 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भारतीय किसानों की समस्याएं, व्यावसायिक शिक्षा के विविध आयाम, पर्यावरण प्रदूषण के कारक, जनसंख्या वृद्धि की भयावह स्थिति, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 12 का पहला है, इसमें क्या है देखेंगे। 12 का पहला, तो ज्वल का संधि विच्छेद होता है उत प्लस ज्वल। सन्नदा का संधि विच्छेद होगा सत प्लस धा, क्या होगा, सत प्लस धा। इसके बाद में अगला है काह प्लस चित्त का संधि रूप होगा कश्चित, क्या होगा, कश्चित होगा। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो कृष्ण सर्प में कर्मधाराएं है, अनुरूपम में अव्ययी भाव है, दामोदरा में बहुव्रीहि है। इसके बाद 13 का है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। तो पशुता में क्या है, पशु शब्द है तल प्रत्यय है। कटुता में कट शब्द है तल प्रत्यय है। गुरुता में गुरु शब्द है तल प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय लिखिए। तो गुरुत्व में गुरु शब्द है तो प्रत्यय है। प्रभुता में प्रभु शब्द है तल प्रत्यय है। धनवती में धन शब्द है मतु प्रत्यय है। इसके बाद है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। कृष्णम परितः गावा संति, इसमें द्वितीय विभक्ति है। पादेन खज्जा अस्ति, इसमें एनांग विकारा सूत्र से तृतीया है। वृक्षात फलान पतंति, अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, असामाजिक तत्वों के प्रकोप से क्षेत्र में अशांति फैलाने की आशंका को देखते हुए क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन को प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई हेतु पत्र लिखिए।